जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं द भारत मित्र और मेरे साथ है देवेंद्र सर। इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले वो एक पुरानी तस्वीर के साथ इस चर्चे की शुरुआत हम करने वाले हैं। वो तस्वीर है, इस वक्त आप हमारे साथ जो साइड बॉक्स में देख रहे होंगे, ये तस्वीर एक मुलाकात की तस्वीर है। ये वो मुलाकात है जिसके कई मायने निकाले गए और मायने से ज्यादा हम इस वक्त इस खबर पर, अंदर की खबर क्या है उस पर चर्चा करने के लिए आपके साथ आए हैं। देवेंद्र भैया, ये खबर जब आई तो बहुत सारे जो सियासी गलियारे में बहुत अलग अलग बहुत तरह के तरीके से आकलन। मायने निकाले गए, लेकिन जो आकलन अब तक निकाला नहीं जा सका, जो भारत मित्र हमेशा से एक अलग एंगल से आपको खबरें दिखाने की कोशिश करता है, हमने भी एक अलग एंगल निकालने की कोशिश की और हमने ये बताने की कोशिश की है कि क्या नजरिया यही तो नहीं था, क्या इस मुलाकात के मायने यही तो नहीं थे जो अब सामने आ रही हैं तस्वीरें। हाँ, निश्चित रूप से आप जो चर्चा कर रहे हैं, कल जो वारदात हुई है गोड्डा में, हाँ। गोड्डा प्लांट में, उसकी दरअसल वो सिंपल सा माजरा है कि जिस वक्त एक कंपनी का वहां बनाया गया था, पावर प्लांट का निर्माण हुआ था 5 साल पहले। 5 साल पहले, रघुवर दास जी का कार्यकाल था। उस वक्त रेतों की जमीन ली गई थी और जमीन इस प्रोमिस के साथ लिया गया था कि इसके बदले में आपको जो अडानी की कंपनी है उसमें नौकरी दी जाएगी। लेकिन मुआवजा जो अधिग्रहण नीति है यही है ना, यही है, यही है कि मुआवजा रैयतों को नौकरी भी दी जाएगी और और मुआवजा भी मुआवजा भी दिया दिया जाएगा। हाँ। लेकिन खेल वहीं से शुरू हो गया। हम्म, खेल यह हुआ कि उस समय प्रदीप यादव इसका विरोध कर रहे थे। हाँ। और एक तबका जो वहां का है, हर इलाके में अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, वह कंपनी के साथ खड़ी थी। कंपनी क्या कर रही थी कि इन लोग को डायरेक्ट अडानी कंपनी में, अडानी का जो पावर प्लांट है उसमें नौकरी नहीं दे करके वहां एक इनोवा नाम का आउटसोर्सिंग कंपनी था, उसमें नौकरी दे रही। ओ, डायरेक्ट जिसने जमीन ली, इसे बहुत सरल भाषा में समझिए, अगर मैंने इनसे जमीन ली है तो मैंने अपनी कंपनी में इनको नौकरी नहीं दी, मैंने एक सब्स्टिट्यूट का जो है एक अलग से पैरेलल कंपनी खड़ी की आउटसोर्सिंग कंपनी है, और जमीन तो इनकी ले ली मैंने, लेकिन मैंने अपनी कंपनी में नौकरी नहीं दी, इनको मैंने उस पैरेलल कंपनी में नौकरी दी जिसका अडानी से लेना देना नहीं है। ये है। तो प्रदीप यादव ने इसका उस समय विरोध किया था कि तो छलावा है, झूठ है। हाँ। लेकिन प्रदीप यादव उस वक्त वहां अकेले पड़ गए, किसी ने साथ नहीं दिया। और नतीजा हुआ कि पूरा जो रैयत थे वे दूसरे नेताओं के चक्कर में पड़े और सोचेंगे इतनी बड़ी कंपनी है, अडानी जैसा आदमी हमें और 5.5 लाख के आसपास रुपए मिल रहे हैं तो ले लेना चाहिए। और नौकरी हमें तो प्रॉमिस कर ही रही है कंपनी। लेकिन 5 वर्षों में अंतराल, अब क्या हो गया कि जो इनोवा कंपनी थी, जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी, अब कंपनी ये कहना है कि उस कंपनी को छोड़कर रिद्धि सिद्धि नाम की एक कंपनी है, इसमें तुम चले आओ। अब रैयतों का कहना है कि कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, हमें तो कहा गया था कि अडानी को मिलेगा। तो मामला यहाँ से उलझ गया और कल के जो बर्दात है कि परिसर के अंदर उन मजदूरों के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए, मजदूर अनशन पर बैठे हुए थे। यह तो एक खबर होगी, लेकिन इस खबर का प्रासंगिकता या महत्व इससे बड़ा हो जाता है कि विधानसभा में एक कमेटी का गठन हुआ है। उस कमेटी ने वहां एसपीटी के एक्ट का जो उल्लंघन हुआ, मजदूरोरों को मुआवजे में जो अनियमितता आई, बांग्लादेश को लेकर नियोजन का जो सवाल है, सरकार का कानून है कि 75% स्थानीय लोगों को नियोजित किया जाना है। कोयले की खरीद की जानी थी, ऑस्ट्रेलिया से कोयला झारखंड से खरीदा जा रहा है। बिजली झारखंड को दी जानी थी, करीबन बांग्लादेश को दिया जा रहा है। ये सारे मुद्दे पर विधानसभा में कमेटी गठित हो गई और आप देखते हैं उस कमेटी गठन के बाद अडानी मिलने आते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही इस कमेटी का गठन होता है, गौतम अडानी खुद पहुंचते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने। 27 तारीख को विधानसभा का सत्र का समापन होता है, 28 को यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अडानी के अंदर कितनी बेचैनी थी, इसलिए जो पिछला हम लोग इस पर कार्यक्रम किए थे, उसमें कई चीजों की और हम लोग ने इंगित किया था कि क्या अडानी गोड्डा का जो प्लांट है उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, क्या जो विधानसभा की समिति जो बनी है जो जांच करने वाली है उससे प्रभावित करने की कोशिश है, क्या 13,000 एकड़ जो झारखंड के विभिन्न जिलों में जमीन दी जानी है, अडानी का इंटरेस्ट इसमें है, क्या हांसदा का जो सरांडा का जो जंगल है जहां
पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। क्या ये सारे सवाल थे, कोई पुख्ता संकेत हम लोग को नहीं मिल रहा नहीं, और वो जानकारी भी नहीं है कि दोनों के बीच बातचीत क्या हुई, बस इस मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले गए। हाँ। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता हूँ, सियासी गलियारे में उड़ती खबरें हैं। प्रदीप यादव गोड्डा अडानी कंपनी के खिलाफ अभी भी डटे हुए हैं। और देखिए सदन में भी उठाया है उन्होंने, सत्र के दौरान वही तो ये मामला लेकर आए। उन्हीं की पहलकदमी पर पूरी कमेटी का गठन हुआ। हाँ। और पूरे 5 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सत्ता के गलियारे में एक खबर यह भी तैर रही है कि इस मुलाकात को आयोजित करवाने वाले निशिकांत दुबे हैं। तो इसके देखिए, इसीलिए कहती हूं मैं कि भारत मित्र पर आपको यही ऐसी ही खबरों के अंदर की खबर आपको मिलेगी। जिस तरह से सदन में ये मुद्दा उठाया गया, जिनकी पहल पे प्रदीप यादव ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद एक बाकायदा एक जांच समिति जो विधानसभा की कमेटी थी वो गठित की गई, लेकिन उसके अगले ही दिन पहुंचते हैं गौतम अडानी। लेकिन ये पूरा जो ये मीटिंग प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया? तो सांसद निशिकांत दुबे ने। ये जो खबर है, तो ये इस मुलाकात के मायने क्या है भाई? इन चीजों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ के देखिए। यदि ये खबर सच है कि निशिकांत दुबे मीडिएटर है, जब उन्हें लगा कि अडानी का जो प्लांट है संकट में है, तो वो निशिकांत दुबे जो संथाल को अलग करने की बात करते हैं, दिन भर जेएमएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, वो भी एक्टिव होते हैं। सीएम हेमंत तो उनकी मुलाकात करवा देते हैं। हालांकि उस मुलाकात के दरमियान भी दावा किया जाता है कि सीएम हेमंत बेहद बेरुखा व्यवहार था उनका, और अडानी जैसे शख्स को 5 मिनट दरवाजे पर इंतजार करवाते हैं। यह साबित करता है कि देश की सियासत में हेमंत सोरेन का रुतबा क्या है, उनका कद कितना बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सच है? और यदि यह सच है, यदि निशिकांत दुबे ने इस मीटिंग को आयोजित करवाया है, तो इसके राजनीतिक भविष्य में निहितार्थ क्या है? तो उसको इस तरह समझ सकते हैं कि कांग्रेस अभी पैदल मार्च कर रही है। किस मुद्दे पर कर रही है? पैसा के मुद्दे पर पैदल मार्च कर रही है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? तो जिस चीज को उसको कानून बनाना चाहिए था, उस पे पैदल मार्च हो रहा है। अब दूसरी मतलब अगर आप अपने विभाग आपके पास है, आप अगर चीजों को सामने नहीं रख पा रहे हैं, सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप इसके लिए नीति नहीं बना पा रहे हैं, नीति निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, बजाय इसके आप आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? नहीं चल सकती है। दोनों चीजें। दूसरा चीज देखिए कि पूरे जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में किस मंत्री, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की भूमिका क्या है? आपको सबसे ज्यादा तीर-तरार मंत्री कांग्रेस कोटे के। अच्छा, ये इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को भी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। सदन में जो इस बार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का रवैया, जो रुख या फिर आप जो तेवर देखने को मिला है, उससे आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे कि उनका रवैया सरकार के बाकी जो हिस्सेदार हैं, चाहे आरजेडी ले ले, चाहे जेएमएम के बाकी जो मंत्री हैं, उनसे अलग क्यों रहा? अलग रहा। प्रदीप यादव ने पूरे विधानसभा सत्र में सरकार को कटघरे में खड़ा, बिल्कुल वही कह रही हूं, जो विपक्ष भूमिका अपनी नहीं निभा पाया, लेकिन सरकार में रहे कांग्रेस के मंत्रियों ने ये निभा कर दिया। अब दोनों के सामाजिक जमीन जो होती है पॉलिटिकल पार्टियों को, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जेएमएम के पास क्या है? 26 से 27% का मजबूत आदिवासी वोट। इसके साथ ही जो यहाँ के अल्पसंख्यक तबका है 14 से 15 या 16%, वह भी कमोबेश जेएमएम के साथ ही है। वो कांग्रेस को वोट इसलिए देता है कि कांग्रेस और जेएमएम का कॉम्बिनेशन है। कांग्रेस का वोट बैंक क्या है? महतो समुदाय तो है नहीं। महतो समुदाय मतलब जब जरा महतो ले गया, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो अगड़ी जातियां हैं, वैश्य जातियां हैं, वह कांग्रेस का, और यही वोट बैंक भाजपा का है। जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वही वोट बैंक भाजपा का है। तो हेमंत सोरेन समझते हैं कि हमारा सामाजिक दायरा अब इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस यदि हमें अलग छोड़ के हट भी जाती है तो कोई असर नहीं पड़ता है। कांग्रेस की बेचैनी ये है कि हम सामाजिक दायरा का अपना विस्तार कैसे करें, इसलिए वो ओबीसी चेहरा लाती है। कैसा महतो कमलेश पैसा एक्ट के मामले पर सामने आती है। एक आदिवासी या ट्राइबल कास्ट समुदाय से एक बड़ा नेता शिल्पी नेहा तिर्की को सामने लाता है, एक बड़ा चेहरा बनाता है। तो कहीं ना कांग्रेस की कोशिश है कि जेएमएम का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करे, और जेएमएम अब यह होने देना नहीं चाहती। तो क्या
निशिकांत दुबे, और फिर निशिकांत दुबे को समझ लीजिए, विधानसभा चुनाव में निशिकांत दुबे ने कहा था कि संथाल को झारखंड से अलग कर देना चाहिए। हाँ, वो घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सब कुछ लेकर इसका लाभ किसको हुआ था? इसका लाभ किसको मिला था, ये बताइए हमको। इसका लाभ जेएमएम को मिला सबसे ज्यादा। मतलब ये स्क्रिप्ट तैयार की गई ताकि जो वोट बैंक कांग्रेस का है वो खिसके नहीं, जो भाजपा का वोट बैंक है वो चला जाए जेएमएम में। बिल्कुल, और जो बीजेपी का ऑलरेडी है वो भी चला जाए जेएमएम में, ताकि जेएमएम मजबूत स्थिति में हो। बांग्लादेशी घुसपैठिया का मामला निशिकांत दुबे उठाते रहे, नतीजा हुआ किसको सबसे ज्यादा फायदा मिला? अल्पसंख्यक बोर्ड का कंसोलिडेशन हुआ और चला गया जेएमएम के पास। तो निशिकांत जो कांग्रेस का आधार हुआ करता था, कांग्रेस का आधार हुआ करता था। तो निशिकांत दुबे का पूरा पॉलिटिकल एक्टिविटी को आप गौर से देखिए। वो ठीक है, भाजपा में है, जेएमएम पर आक्रामक होते हैं, पर जो मुद्दे उठाते हैं उसका फायदा किसको होता है? उसका लाभ जेएमएम को होता है। और यदि इस संकट की घड़ी में जब अडानी है और ये दावा सियासी गलियारों में फैल रहा है कि इस मीटिंग को आयोजित करने वाले निशिकांत दुबे हैं, तो क्या इसे सिरे से खारिज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जरूर समझ में आती है देवेंद्र भैया, कि आदिवासियत का चोला ओढ़कर हम झारखंडियत का चोला ओढ़कर झारखंडियों के हितों की बात तो करते रहते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर गोड्डा की है ये ठगा सा महसूस नहीं कराती है क्या लोगों के लिए? राजनीति की यही विद्रूपता है, और राजनीति में हमेशा विद्रूप चाल ही चली। राजनीति में पोजिशनिंग बड़ा महत्व रखता है। आप किस मुद्दे पे क्या पोजीशन रख रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो एक जुदा विषय है। आप पोजीशन पे कहाँ है? पोजीशन पे कहाँ ये है। आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, 13,000 एकड़ जमीन उस पे 5वीं अनुसूची का उद्योगपतियों को देने की ही बात करते हैं। आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, पर शिक्षा में व्यय कितना हो रहा है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कितना हुआ। आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, पर जो जमीन की लूट है, आदिवासी जमीन की लूट है, क्या 6 वर्षों में रुक गई है? ये सारे सवाल हैं। इसलिए भारत मित्र हमेशा किसी भी खबर को दिखाता है तो बाइस्ड नहीं होता है। हम सच के, हम इन्हें नहीं कहते कि सच के हम ही सच हैं, पर सच के करीब जरूर होते हैं। सच के करीब जरूर है। और हम जो जिस नजरिए से आपको खबर दिखाते हैं, आप बिल्कुल इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि एक तस्वीर ये है और इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। ये सच्चाई और इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। आप चाहे कोई भी चोला ओढ़ लीजिए, आप जब तक जमीनी हकीकत सामने नहीं लाते, जब तक आप उनके साथ खड़े होकर उनके हितों की बात नहीं करते, तब तक आप उनके अपने कैसे हो सकते हैं? कुल स्थिति है कि अजी निशिकांत दुबे का बारे में इंटरफेरेंस है यहाँ पर है। मैं भारत मित्र हमेशा कह रहा है अजी है, अगर है। हाँ। तो आने वाले राजनीति में इसका एक बड़ा संकेत है। एक कांग्रेस के लिए भी खतरा है, भाजपा के लिए तो खतरा है ही है, कांग्रेस के लिए खतरा है। और जिस निशिकांत दुबे को जेएमएम का दुश्मन समझा जाता था, वे जेएमएम के सबसे बड़े हितैषी साबित हो सकते हैं। और ये राजनीति की यही विद्रूपता है। चलिए, तो यही देखिए, ये है खबरों के अंदर की खबर जो भारत मित्र हमेशा कोशिश करता है आप तक लाने की। आज भी हमने एक कोशिश की है। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, अगर कुछ लगता है कि सुझाव दिया जाना चाहिए तो सुझाव भी दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।